जय हिंद। आज फिर मैं 36 क्वेश्चन लाया हूँ साइंस का टॉप। तो चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है जो एग्जाम में पूछा गया है ऑलरेडी। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है साइंस का 36 क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान का सही मात्रक क्या है। तो जो तापमान का सही मात्रक होता है वो केल्विन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, केल्विन होता है तापमान का सही मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पे दूसरा नंबर देखिएगा है कि अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है पायरोमीटर का। किसका? ऑप्शन डी सही होगा। पायरोमीटर का अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जहां पर 800 डिग्री सेल्सियस होता है या इससे ऊपर होता है वहां पर इसका उपयोग किया जाता है पायरोमीटर का। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि ठंडे ठंडे देशों में या ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि जहाँ ठंडा प्रदेश या ठंडा देश है वहां पर पारा के स्थान पर अल्कोहल को उपयोग किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है ऊष्मा का बेहतर संबालक होता है। ऑप्शन बी सही हो, करेक्ट ऑप्शन। इसीलिए यह पारा से सस्ता होता है, इसीलिए इसका उपयोग ठंडे प्रदेशों में किया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जाता है। तो विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम मापा जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तक मापा जाता है जहां पर अत्यधिक तापमान होता है। ऑप्शन डी सही होगा। विकिरण पायरोमीटर से कितना? तो 800 डिग्री सेल्सियस मापा जाता है। करेक्ट ऑप्शन डी होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर यहाँ पर है। 6 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखना है कि सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। तो सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः। तो राइट ऑप्शन हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा सेल्सियस मापक्रम पर। अगर यही फॉरेनहाइट पैमाने पर पूछा जाता तो बदल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 7 है यहाँ पर। 7 क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है 7 नंबर की फॉरेनहाइट पैमाने के अनुसार जल का हिमांक क्या होता है। तो फॉरेनहाइट पैमाने के अनुसार जल का जो हिमांक होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कितना? 32 डिग्री होता है फॉरेनहाइट पैमाने पर जल का हिमांक। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा यहाँ पर है 8 नंबर की ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप कितना होता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है ताप के सेल्सियस पर ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है -273 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही हो जाएंगे। तो कितना सेल्सियस होगा तो पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही हो जाएंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो दोनों एक ही हो जाएंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा -40 डिग्री सेल्सियस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री सेल्सियस है। कितना? 212 डिग्री सेल्सियस। तो पैमाने पर उस वस्तु का ताप कितना होगा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होगा। इसे कैसे निकाला जाता है इससे मैं इसके बारे में बता चुका हूँ अपने चैनल पर। इसके अलावा मैं चुंबक से संबंधित बता चुका हूँ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया हूँ, प्रतिरोध से संबंधित क्वेश्चन कराया हूँ, टॉपिक वाइज टॉपिक कराया हूँ कैसे निकाला जाता है थ्योरी के साथ। वो सारा वीडियो मेरे चैनल पर देख लीजिएगा, पता हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो सबसे पहले बता दें तो जो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट और 398.6 फ़ारेनहाइट होता है। 310 डिग्री केल्विन होता है, याद रखना। ये सब मानव शरीर के सामान्य तापमान का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस ताप पर पारा जम जाता है। तो निम्नलिखित में से किस ताप पर पारा जम जाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा -49 डिग्री सेल्सियस पर पारा ताप जम जाता है। कितना? -49 डिग्री सेल्सियस पर जो होता है वो पारा जम जाता है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा, यहाँ पर है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा है कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तब क्या होता है। जब मान लिया जाए कि वस्तु उसको गर्म कर दिया जाए तो उसको क्या होगा, उसमें जो होगा गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। क्या होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। जब कोई पदार्थ को गर्म किया जाए तब उसका जो कणों का गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा का मात्रक नहीं है। तो देखिए, कैलोरी जो है ऊष्मा का मात्रक है, और किलो कैलोरी भी ऊष्मा का मात्रक है, किलो जूल भी ऊष्मा का मात्रक है। ये तीनों ऊष्मा का मात्रक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? तो वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये ऊष्मा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा पर है 14 नंबर क्वेश्चन कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। याद रखना, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का जो मान होता है 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान। ऑप्शन कौन सा सही होगा? एक करेक्ट होगा। 4.2 × 10⁻³ जूल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है 15 नंबर क्वेश्चन कि 1 जूल बराबर लगभग होता है। तो 1 जूल जो बराबर होता है 0.28 कैलोरी के बराबर होता है। 0.28 कैलोरी के बराबर होता है 1 जूल। ऑप्शन ए सही होगा, करेक्ट ऑप्शन पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा पर है कि अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थों की कितनी अवस्थाओं की तय की गई है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अभी तक वैज्ञानिकों के द्वारा कितनी अवस्थाओं की खोज की गई है पदार्थ की। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 5। 5 अवस्था की खोज की गई है। ऑप्शन करेक्ट होगा सी। कौन कौन? तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस्ट-आइंस्टीन। बोस्ट-आइंस्टीन से, ये हमारे भारत देश के ही वैज्ञानिक थे जो पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की थी। तो ऑप्शन सी होगा। और ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जल जो है तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है। तो निम्नलिखित में किसका विसरण सर्वाधिक तीव्रता से होता है? तो यहाँ दिया ठोस, द्रव, पैसा, और डी में दिया है क्या? प्लाज्मा। तो किसका विसरण अत्यधिक तीव्रता से होगा? तो बता दूं सबसे पहले, गैस का जो विसरण होता है सर्वाधिक होता है। उसके बाद जो होगा द्रव में होगा। उसके बाद फिर किस में होगा? ठोस में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा द्रव में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होगा। ऑप्शन के हिसाब से अगर ऑप्शन गैस रहता तो यहाँ पे गैस सही ऑप्शन होता। तो राइट ऑप्शन बी होगा 17 का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि अमोनिया का संबंध गैस से है तो कपूर का संबंध हो। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, अगर अमोनिया गैस हो तो कपूर क्या होगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अब कपूर जो है वो ठोस पदार्थ है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कपूर ठोस होता है। ऑप्शन करेक्ट बी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है 19 नंबर देखिएगा कि आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जो पिता कहा जाता है एंटोनी लेवोसियर को कहा जाता है। राइट ऑप्शन बी होगा, एंटोनी लेवोसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 20 नंबर है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। तो तीनों का परिभाषा आप लोगों को याद होगा। ठोस का परिभाषा जो होता है कि जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है वो ठोस पदार्थ कहलाता है। जैसे ईंटा है, इसका आकार एवं आयतन निश्चित है। कॉपी है, कलम है, बेंच है, और भी है पदार्थ जैसे ये बाल्टी है। इस सब का जो आकार होता है, आयतन और आकार निश्चित होता है, तो उसे हम ठोस पदार्थ कहलाते हैं। तो किसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है? तो राइट आंसर होगा ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। यहीं पर लिख देता है ईंटा, बालू
और भी जल, हवा ये सब लिखा होता तो किसका ऑप्शन होता? तो यहाँ पर ईटा जो होता, इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता तो ठोस पदार्थ कहलाता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है किसका? ठोस का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है यहाँ पे कि पदार्थ की चौथी अवस्था है, तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा है, और पांचवा अवस्था है बोस्ट-स्टीन, याद रखना। तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गैसों के बारे में सत्य है? तो गैस जो होता है, गैस का कार्य एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? गैसों के निश्चित आयतन एवं निश्चित आकृति होती है, ये गलत ऑप्शन है। तो गैस का न तो अनिश्चित आयतन होता है, न ही निश्चित आकृति होती है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गैस का न तो आयतन निश्चित होता है, न ही उसकी आकृति निश्चित होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर यहाँ पे देखिएगा है कि निम्नलिखित में से किसका आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार अनिश्चित है? तो सबसे पहले ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव का जो है आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति अनिश्चित होता है। गैस का जो है आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। तो निम्नलिखित में किसका आयतन निश्चित है लेकिन आकार आकार निश्चित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर पुस्तक है, पुस्तक जो है इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है जल का वाष्प। जल का वाष्प जो होता है गैस, कहने का मतलब अर्थात गैस, इसके दोनों आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो गए। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहने का मतलब जो हवा होता है इसका आकार एवं दोनों निश्चित होता है। नींबू, नींबू का जो है आकार निश्चित है लेकिन इसका रस जो है क्या है? निश्चित है। तो राइट ऑप्शन डी होगा करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? आकार निश्चित नहीं है। तो आयतन निश्चित है लेकिन आकार निश्चित नहीं है। तो नींबू का रस का होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? नींबू का रस का। इसका नींबू का तो आयतन निश्चित है, नींबू का रस का तो आयतन निश्चित है लेकिन इसका नींबू का रस का आकार निश्चित नहीं होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर 24 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है शरीर में भोजन का पचना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, क्योंकि अगर शरीर से एक बार भोजन पच कर निकल जाए तो वो दोबारा हमारे शरीर में वो भोजन वापस नहीं जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे दूध से दही बनना, दूध का दही बनना, अगर दूध से दही बन जाता है तो वो दोबारा परिवर्तन नहीं होगा दही दूध में। तो ऑप्शन बी गलत भी है। बी बी भी बी भी गलत है। जल, जल का जल वाष्प में परिवर्तन, जल का जल से वाष्प में परिवर्तन, ऑप्शन। उसके बाद लोहे का, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, जल का जल से वाष्प में परिवर्तन होना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन सी होगा, बाद बाकी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। उसके बाद यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो पानी का बर्फ में परिवर्तन, पानी का बर्फ में जो परिवर्तन है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। मानव में श्वसन रासायनिक परिवर्तन है, मानव में पाचन रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बनना, जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु काम करते हैं दूध से दही बनने में, ये सब तीनों रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन सही होगा 25 का, ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है। तो सितारों में जो प्लाज्मा बनता है वो किसके कारण बनता है? तो बता दूं कि जहां पर उच्च तापमान होगा वहां पर प्लाज्मा का निर्माण होता है। तो सितारों में प्लाज्मा जो बनता है उच्च तापमान के कारण बनते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है कि लोहे में जंग लगना इनमें किसका सामान्य उदाहरण है? तो लोहे में जो जंग लगता है वो किसका उदाहरण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, अर्थात रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है लोहे में जंग लगना। ऑप्शन बी सही होगा, ऊष्माक्षेपी। कौन सा? तो ऊष्माक्षेपी जो है ये रासायनिक लोहे में जंग लगना का उदाहरण है, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है
तो कौन से एक रासायनिक परिवर्तन नहीं? एक अंडा का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है। अंडा का पकना एक जो है रासायनिक परिवर्तन है। एक आइस क्यूब का पिघलना, आइस क्यूब के मतलब आप लोग समझते हैं। आइस क्यूब का जो पिघलना है रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। केक केक को बेक करना, केला सड़ना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है तीनों। लेकिन एक आइसक्रीम को क्यूब में पिघलना या आइस क्यूब को पिघलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। मैं 3 टॉपिक से इस चैनल पर ये साइंस का क्वेश्चन करा रहा हूँ, 36 का जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तीनों टॉपिक का वीडियो अपलोड है थ्योरी के साथ मेरे चैनल पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इनमें कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना जो है भौतिक परिवर्तन का है। उसके बाद यहाँ पर मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। पानी को उबलना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन मोम का जलना, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोम का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, लेकिन मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। 30 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो विटामिन शब्द जो दिया था शी फंक ने। किसने? तो विटामिन का खोज या विटामिन शब्द दिया था फंक ने। ऑप्शन बी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन है। विटामिन से संबंधित क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर है विटामिन से संबंधित मेरे चैनल पर थ्योरी से संबंध थ्योरी के साथ मेरे चैनल पर अपलोड होगा वीडियो। तो देखिएगा आप लोग मेरे चैनल पर जाके, जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो जो कौन सा विटामिन होता है वो जल में घुलनशील होता है? तो बता दूं कि एक तक अजय दुगन, अनिल अनिल कपूर, अजय अनिल ADE के, अजय देवगन, एकता कपूर। याद रखना है अजय देवगन एकता कपूर जो है ये सब वासाबिले विटामिन है। कौन सा? तो वासाबिले विटामिन है। अजय देवगन एकता कपूर कहने का मतलब है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वासाबिले विटामिन है। लेकिन बी कॉम्प्लेक्स सी, विटामिन बी और विटामिन के जितने भी प्रकार हैं, और सी, ये सब जल में घुलनशील विटामिन है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब विटामिन में जल में घुलनशील होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेकिन अजय देवगन एकता कपूर वह सब वसाबिले विटामिन है। ठीक से याद रखना। 32 नंबर क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन जो पाया जाता है नींबू में, खट्टे पदार्थों में जो पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। 33 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड, जो होता है विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन बी सही होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो रोग होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से जो होता है रतौंधी रोग होता है। याद रखना रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से जो होता है बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कैर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। ये चारों फिर से मैं बता दे रहा हूँ। विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कैर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस या बच्चों के हड्डियों को मुड़ना रोग होता है। ये सब विटामिन डी के, ये सब इतने विटामिन की कमी से रोग होते हैं। उसके बाद यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है कि नप नपुंसकता अर्थात नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता जो होता है अर्थात बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण ये रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से होता है। अर्थात कहने का मतलब जनन क्षमता में कमी हो जाता है विटामिन ई की कमी से। करेक्ट ऑप्शन सी होगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि रोग पेलग्रा निम्न में किस कमी के कारण होता है? तो रोग पेलग्रा जो होता है विटामिन बी 3 की कमी से होता है। तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम है नियासिन। अर्थात विटामिन नियासिन की कमी से रोग पेलग्रा रोग होता है। ऑप्शन एक करेक्ट होगा। 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा फिर है
कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है आंवला जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन सी सही होगा, विटामिन सी। आंवला का सबसे विटामिन सी सबसे अच्छा स्रोत है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, स्कैर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कैर्वी रोग होता है। ऑप्शन सी सही होगा, स्कैर्वी रोग जो होता है विटामिन सी की कमी से। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा फिर है कि मनुष्यों द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी एक ऐसा है जो आज खाएं तुरंत निकल जाता है भोजन के पाचन के रूप से। तो विटामिन सी होता है मनुष्यों के द्वारा मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन है, विटामिन सी। 14 नंबर क्वेश्चन है देखिएगा फिर है कि किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है? तो किस विटामिन की कमी से बच्चों की अंगों की जो हड्डी होती है मुड़ जाती है? तो विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से ही बच्चों के अंगों की हड्डियां मुड़ जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फिर है 41 नंबर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम क्या है? तो साइनो कोबलामीन। साइनो याद रखना, साइनो कोबलामीन विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम है। और विटामिन बी ट्वेल्व कोबाल्ट में पाया जाता है, याद रखना। तो साइनो कोबलामीन विटामिन बी ट्वेल्व का रासायनिक नाम है। तो जय हिंद दोस्त, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे इसके बाद मैं चुंबकत्व से संबंधित इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ थ्योरी के साथ और प्रीवियस रिवीजन के साथ। तो वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग।